नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और खास कार्यक्रम खबर देश से उसमें आपका स्वागत है। देश में कई राज्यों के बोर्ड ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया। सीबीएसई ने भी 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया है। सीबीएसई में 99.50% स्टूडेंट्स को पास किया गया। बता दें, इनमें से 95% नंबर लाने वाले करीब 70,000 छात्र छात्राएं हैं और वहीं ज्यादातर बोर्ड में 90% तक अंकों के साथ बच्चे पास किए गए हैं, जिसकी वजह से अब इन बच्चों के लिए कॉलेजों में दाखिला देने की जंग शुरू हो गई है। इतनी संख्या में बच्चों के पास होने के बाद अब सवाल यह है कि इनको कॉलेज में एडमिशन किस तरह से मिलेगा। नामी कॉलेजों में भी औसत कट ऑफ 85 से 100% के बीच रहती है। ऐसे में अगर 70,000 से ज्यादा बच्चे इन नामी कॉलेजों में एडमिशन लेने जाते हैं तो उन्हें एडमिशन किस तरह से दिया जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। ज्यादातर राज्यों में 90% बच्चे तक पास किए गए हैं। शुक्रवार को सीबीएसई ने भी 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सीबीएसई में करीब 99.5% स्टूडेंट पास हो गए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 2020 में सीबीएसई में 90% स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि साल 2019 में 83% बच्चे ही पास हुए थे। सीबीएसई की तरह ज्यादातर राज्यों के बोर्ड ने 12वीं क्लास में प्रदर्शन को आधार बनाकर नतीजे जारी किए हैं। अब अगर बाकी के बोर्ड में भी औसतन 80 या 90% बच्चे पास हो जाते हैं तो इस साल परीक्षा को पास करने वाले छात्रों की संख्या करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 35 लाख के बीच होगी। भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो पर्याप्त संख्या में है, लेकिन इनमें से कईयों की हालत ठीक नहीं है और कई कॉलेज में सीटों की भी कमी है। ऐसे में सवाल है कि इन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, कैसे इनकी मेरिट तय होगी। माना जा रहा है 95% नंबर लाने वाले 5,000 छात्र निराश रह सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इस समय सिर्फ 65,000 सीटें उपलब्ध हैं, जहां हर साल एडमिशन के लिए औसत कट ऑफ 85 से 100% के बीच रहती है। अब कल्पना कीजिए, अगर 12वीं कक्षा में 95% नंबर लाने वाले सभी 70,000 छात्र भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो उनको दाखिला नहीं मिलेगा। 5,000 छात्र ऐसे होंगे जिनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। हालांकि सभी छात्र 12वीं कक्षा पास करने के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं करते। बहुत सारे छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग का भी विकल्प चुनते हैं। भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल के करीब 15 लाख सीटें उपलब्ध हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंजीनियरिंग के कॉलेज में भी सीटों की संख्या लगातार कम हो रही है। शिक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखने वाले एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का पास होना उन बच्चों पर असर डालता है जो अच्छे नंबरों के लिए साल भर मेहनत करते हैं। इसलिए देर सवेर बोर्ड को मेरिट वाले पुराने सिस्टम पर ही वापस लौटना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। 12वीं के रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल कि अब इन छात्रों को कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा। चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डीपीएस साहिबाबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति गुप्ता जुड़े हैं, प्रोफेसर दिव्या तनवर शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम आप दोनों का स्वागत करते हैं और रुख करेंगे हम प्रिंसिपल साहब का। उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं और बड़ी संख्या में छात्र पास हुए, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब कॉलेज में किस तरह से एडमिशन उनको मिलेगा। कॉलेज में दो तरीके से एडमिशन होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे और मार्क्स के बेसिस पे। जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए और मेडिसिन के लिए जाते हैं उनके लिए तो डिफाइंड ऑलरेडी प्रोसेस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ऑलरेडी। जैसे डीयू जैट का एग्जामिनेशन है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए एग्जामिनेशन है। अगर बाहर बच्चे टाटा इंस्टीट्यूशन में जाते हैं उसके लिए भी है। अगर बच्चे
क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जाते हैं उसके लिए भी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखती हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत सालों से है। बीबीए के कोर्सेज के लिए, बीबीई के कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो ये सब तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे। आईआईटी का हो चुका है, हो रहा है। मेडिकल का भी सुन रहे हैं कि सितंबर में एग्जामिनेशन जरूर होगा। उसके साथ साथ जो हमारा ड्यूज एक्ट है वो भी जरूर होगा। और जो एग्जामिनेशन मार्क्स के ऊपर बेस्ड होते हैं वो मार्क्स के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे इस साल भी। जैसे कि पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कुछ एक टीवी चैनल के माध्यम से बताया था कि वो उसी तरीके से इस बारी रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा नुकसान बच्चों को जो है वो हो सकता है हाई अचीवर्स को, क्योंकि इस साल अगर हम देखें तो थोड़े से सीबीएसई ने हाई अचीवर्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया है। तो फिर भी इतने हाई अचीवर्स हैं कि सबको एकोमोडेट कर पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और वो हर साल ही होता है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकल्प इन बच्चों को जरूर मिलता है। ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। शिक्षाविद प्रोफेसर दिव्या तंवर जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर दिव्या, आपसे जानेंगे, जिस तरह से बच्चों ने एग्जाम्स के लिए तैयारियां की थी लेकिन एग्जाम्स नहीं हुए और फिर रिजल्ट्स जब घोषित किए गए, कई ऐसे बच्चे जिनमें सेटिस्फैक्शन भी नहीं दिख रहा, लेकिन अब जब कॉलेज में एडमिशन की बारी आई तो कई सारी चीज़ें सामने आ रही है। कई बच्चों के पेरेंट्स भी चिंतित है कि आखिर किस तरह से मेरिट सामने आएगी, किस तरह से वो एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बच्चों में सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी अच्छा रिजल्ट आया है अभी बच्चों का, और लगता है हमें थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है कि जिस चीज के लिए हम डर रहे थे कि मेरिट में कुछ ना कुछ होगा, बच्चों के साथ वो भेदभाव ना हो, और ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए काफी अच्छा रिजल्ट आया। और बात रही मेहनत की, तो मुझे लगता है कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर बच्चों का ये लगता है कि जो मेरिट के बच्चे हैं, पर जैसे मैम ने कहा कि हर एक जगह पे एंट्रेंस है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि अगर बच्चों के साथ अगर कहीं पे भी इनको लगा, इनके माँ बाप को लगा या बच्चों को लगा है कि इनके साथ कुछ जस्टिफाई नहीं हुआ, तो एंट्रेंस है, आप अपना जितनी भी मेहनत है, जितनी भी स्किल्स है, आप उसमें दिखा सकते ना कि फ्रूटफुल कोर्सेज के लिए सबके लिए हमारे पास एंट्रेंस है। इंग्लिश ऑनर चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैक्सिमम जगह पर आपके पास एंट्रेंस है। आईपी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, जेएनयू की बात कर लीजिए, तो सब जगह पे एंट्रेंस है। तो आप इनको मौका है कि आप अपनी मेहनत का यहाँ पे प्रदर्शन कीजिए, और आपको जो भी आपके मन में रही थी ना कि हम लोगों के लिए कुछ जस्टिफाई नहीं हुआ या हम मेहनत ज्यादा कर सकते थे, वहाँ आपके लिए मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छी राह है। वहाँ पे आप अपना स्किल दिखाइए, और मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। और मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छी तरीके से इस चीज को जैसे कहते हैं ना रूप दे पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर ज्योति, आपसे जानेंगे, करीब 90% बच्चे हर राज्य से ऐसे पास होकर आए, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एडमिशन्स को लेकर तो पॉजिटिव चीज़ें भी देखी जा रही है, लेकिन जो पेरेंट्स की बातें हैं उनको भी सोचना ज़रूरी है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे डीयू हो गया है या फिर कोई और यूनिवर्सिटी हो गई, बच्चे एडमिशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो एक जो सर्वे के अनुसार 5000 ऐसे छात्र रहने वाले हैं जिनको निराशा मिलने वाली है एडमिशन को लेकर। कहूंगी कि जरूर कुछ ना कुछ कॉलेजेस ने भी इस बारी सोचा होगा, और क्योंकि हम लोग ऑनलाइन इस बारी शिक्षा का जो सारा अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़े से सीट्स अगर वहाँ पे बढ़ाए जाएं तो शायद बच्चों को एकोमोडेट किया जा सकता है। हम क्यों इन बच्चों को छोड़ दें, और क्यों इनका जो हम 99 और 100 पे ही 100% पे ही कुछ कॉलेजेस की एडमिशन को सीमित कर दें। पैंडेमिक टाइम है, अगर बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं और ज्यादा बच्चे इस फॉर्मूला के तहत अगर ज्यादा मार्क्स लेके आ गए हैं, तो मेरा आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि सब कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को अपनी थोड़ी सी फीस बढ़ानी चाहिए इस साल बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए, और कोई ना कोई विकल्प जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक में वैसे ही इतना लॉस और ग्रीफ हुआ है, हर फैमिली में कोई ना कोई लॉस हुआ है। और अगर बच्चे एक साल पीछे हो जाते हैं तो इतना जो प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे बढ़कर डिसीजन लिए हैं इन बच्चों के लिए,
तो वो कहीं ना कहीं बेकार चला जाएगा अगर इन बच्चों को कहीं पे सीट नहीं मिलेगी या इनका 1 साल बर्बाद होगा। तो उस चीज को एग्जाम कैंसिल करने को और रिजल्ट का एक बिना एग्जामिनेशन के निकालने को और बच्चों के हित में सारा फैसला जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं शायद मतलब जो मेन पर्पस था वो डिफीट हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि कॉलेजेस को भी इनोवेट करना चाहिए, कॉलेजेस को भी अपनी सीट्स बढ़ानी चाहिए और कुछ पैरेलल कोर्सेज या इवनिंग के कोर्सेज स्पेशली इसी बैच के लिए शुरू करने चाहिए जो कि आगे जाके शायद एक पायलट बन सकता है। क्योंकि जैसे अगर हम इस साल के अब अगले साल आने वाले हम एग्जामिनेशंस को देखेंगे तो सीबीएसई ऑलरेडी इनोवेट करने लग गया है इंटरनल असेसमेंट्स को, मिड टर्म एग्जामिनेशंस को 2 हिस्सों में बांटने का। तो नई शिक्षा नीति भी इसी की बात कहती है और ये एक हमें ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए इनोवेट करते हुए कॉलेजेस को शायद 2 शिफ्ट में शुरू अपनी क्लासेस करनी चाहिए, सेकेंड शिफ्ट में बच्चों को एडमिशन दे देना चाहिए और इतने सारे प्रोफेसर्स और इतने सारे क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल हैं जिनको जॉब्स भी नहीं मिलती हैं, उनको जॉब्स भी मिलेंगी और बच्चों को यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिलेगा। ठीक, प्रोफेसर दिव्या, जिस तरीके से डॉक्टर ज्योति कह रहे हैं कि सीट्स बढ़ाने चाहिए और शिक्षक बढ़ाने चाहिए, 2 शिफ्ट में क्लासेस शुरू करने चाहिए क्योंकि जो बच्चे रह जाएं, करीब 5000 का आंकड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में और क्या रास्ते हो सकते हैं क्योंकि उन बच्चों को भी एडमिशन दिलाना है, उनको भी पढ़ने का हक है। देखिए, मुझे लगता है कि अब ना हम बहुत सारे कोर्सेज ना अलग तरीके से शुरू करने वाले, जैसे स्किलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान होगा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे ध्यान होगा। तो इन सारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके साथ बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटोमेशन 4.0 जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम ऑलरेडी उसके अंदर पहुंच चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, टीचर्स होके सीखी हैं और साथ में टेक्नोलॉजी ने एक शिफ्ट करा है। तो शिफ्ट होने के साथ साथ ये हुआ है कि जॉब मार्केट जिसको कहा जाता है वो भी शिफ्ट हुई है। तो हमें ट्रेडिशनल कोर्सेज से आगे बढ़ के कुछ ऐसे कोर्सेज करेंगे जिनके लिए इनके पास जॉब अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाए। तो इसलिए थोड़ी सी कोर्सेज हम ऐसे करेंगे जो स्किल बेस्ड हो और ऑफकोर्स जैसे मैम ने कहा कि हम लोग वो बात करेंगे कि जिससे यूनिवर्सिटीज के साथ एक हैंड होल्डिंग की तरह काम करेंगे, जिसके साथ इनके लिए इनको अकोमोडेट करना हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक, प्रोफेसर दिव्या, जिस तरीके से अगर हम शिक्षा नीति को लेकर बात करें तो काफी बदलाव देखे गए हैं। अब जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं, पहले का इतिहास अगर देखा जाए ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब कोविड की वजह से तमाम बदलाव देखे गए हैं। लेकिन यही बदलाव आगे भी हम शिक्षा नीति को लेकर अगर बात करें तो उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए किस तरीके की एक रणनीति या फिर किस तरीके की तैयारी हो सकती है जिससे वो आगे आने वाले वक्त में और बेहतर करें? देखो, टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी अच्छाई या बुराई कह सकते हैं कि एक बार हमने टेक्नोलॉजी सीख ली ना तो उसके बाद हम रिवर्स प्रोसेस में नहीं जाते। तो डिजिटलाइजेशन हमने सबने सीख लिया है कि कैशलेस से लेकर अब बहुत सारी चीजें ऑनलाइन, किसी ने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजें नई सीख रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप इनोवेशन के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, आप स्किलिंग पे ध्यान रख रहे हैं, आप उन चीजों पे ध्यान रख रहे हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो और जिससे बच्चे आराम से अकोमोडेट हो जाए, उनको नौकरी के लिए किसी पे डिपेंड होना ना पड़े। क्योंकि मुझे लगता है कि माँ बाप बहुत अच्छा खासा मनी जिसे कहते हैं ना स्पेंड करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं और बच्चों के लिए वो 3-3, 4-4 साल के कोर्सेज के बाद अगर वो जॉब के लिए किसी पे आश्रित रहे तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई नहीं है, हमारे लिए भी जस्टिफाई नहीं है। एज अ पेरेंट मैं कह रही हूँ और एज अ टीचर भी कि आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल होना देखना चाहते हैं। तो ये स्किलिंग पे अब लगता है ज्यादा ध्यान होगा और हम सबको रणनीति वो बनानी पड़ेगी जिससे हम बहुत सारे कोर्सेज इस तरीके से स्टार्ट करें जिसमें बच्चे आराम से अकोमोडेट हो जाए, पहली चीज, और दूसरी उनको आराम से जॉब मिल जाए। क्योंकि जॉब मार्केट अब जैसे इकोनॉमी बहुत नीचे गई है, हम सबको पता है कि हम जॉब क्राइसिस है, बहुत सारे लोगों की जॉब छुटी है, तो बहुत जरूरी है कि हम जॉब मार्केट क्रिएट करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम ऐसे कोर्सेज लाएं जिसमें जॉब मार्केट हमारी आगे बढ़े। प्रोफेसर दिव्या, किस तरीके के कोर्सेज हो सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की अगर हम बात करें, क्योंकि छात्रों को हमारे चैनल के जरिए ये बताना जरूरी है कि जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं उनको इन कोर्सेज के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है।
देखिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की चीज आई है कि बहुत सारी चीजें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कि हमने ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को मिनिमम किया है। पहली चीज, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को हमने सबसे मिनिमम किया है। हमने देखा है कि उनके बगैर भी काम हो सकता है, वर्चुअल मोड पे भी काम हो सकता है। तो पहली चीज की इस तरीके की कोशिश। दूसरा, जिसमें मैं अपना आपको बताना चाहूंगी कि साइबर एक्सपर्ट जिसमें मैं हूँ, कि जी। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है जो आने वाली है, क्योंकि आप कैशलेस से हो रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें जो आप कम्युनिटी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं कि वो लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी सर्वी नहीं है, कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों को नहीं आती, तो आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जो आपके बड़े बूढ़े और घर के होम जितने भी घर की औरतें हैं उनको सिखा सकते हैं कि साइबर वर्ल्ड में अगर आप एंटर कर रहे हो तो उसके एक कॉस्ट है। ये ऐसी चीजें प्रोफेसर हैं। दिव्या, आपसे ये जानेंगे, ये जो कोर्सेज आप बता रही हैं, इनकी तैयारी क्या स्कूल टाइम से ही शुरू करवाई जाएगी या फिर पहले कोई एंट्रेंस होगा, इस तरीके से कोई प्लानिंग? देखिए, रणनीति तो यही कहती है कि हमें प्लान कर लेना चाहिए था बहुत सारी चीजें इन 2 सालों के बीच में, पर अगर लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बीता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और साइबर वर्ल्ड के अंदर हम ऑलरेडी हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा कोई भी नहीं है जो सोशल मीडिया यूज ना करता हो। जैसे मैं अगर स्काइप पे भी बात कर रही हूँ कि अगर मेरी कोई कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ले और उसको मिसयूज करे तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। किस तरीके से हम सिक्योर रह सकते हैं, घर की औरतों को हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हम सबको आती है, बस इसकी सर्टिफिकेशन देने की जरूरत। तो इसीलिए जो शिफ्ट इस तरीके से होगा कि आप ट्रेडिशनल कोर्सेज चलाइए, साथ में एक्सपर्टाइज आप इनको कर दीजिए, डिजिटल मार्केट में कर दीजिए, साथ में आप साइबर वर्ल्ड में कर दीजिए या साइबर सिक्योरिटी पे कर दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक। डॉक्टर ज्योति, जिस तरह से प्रोफेसर दिव्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो पढ़ाई की नीति होगी वो और भी बदल सकती है, लेकिन फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें, तो स्कूल से ही शुरुआत की जाती है आगे के लिए। तो किस तरह से प्रिपरेशन की जा सकती है आपके अनुसार? नई शिक्षा नीति ऑलरेडी इस तरफ पॉइंट कर रही है और सीबीएसई ने पिछले साल से ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था। अगर हम देखें सारे सर्कुलर्स जितने भी आए हैं लास्ट 1.5 साल में, वो सब इसकी तरफ पॉइंट करते हैं। तो जूनियर स्किल्स के प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं, जो पहले स्किल एजुकेशन पहले सिर्फ 11-12 में होती थी, फिर 9-10 में होती थी। अब क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने बच्चों को एक्सपोजर देना शुरू किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, हेल्थ सेक्टर है। तो बहुत सारे ऐसे जूनियर स्किल कोर्सेज हैं जो कि स्किल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और सीबीएसई जो है उसको स्कूल तक लेके आया है। बच्चों की कॉम्पिटिशन उसने शुरू किए हैं ताकि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं इस चीज के साथ पढ़े और compete करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अभी दिव्या जी बता रही हैं, एक बहुत बड़ा स्कोप बच्चों के लिए लेके आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेज, ये भी बच्चे जो हैं क्लास 6 ऑनवर्ड पढ़ना शुरू कर रहे हैं स्कूल में, क्योंकि हर चीज जो है फ्यूचर में डेटा ड्रिवन होने वाली है और डेटा के ऊपर ही जब पैटर्न्स बनेंगे उसको पढ़ के ही जो भी होगा, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है या कुछ भी है, कोई भी बिजनेस है, वो डेटा के ऊपर डिपेंड होने वाला है। इवन यहाँ तक कि मीडिया भी डेटा के ऊपर डिपेंड होने वाली है। तो डेटा साइंसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बच्चों को शुरू करवाया है। कोडिंग, जो कि मतलब पहले काफी वर्षों से, मुझे लगता है एक पूरा डेकेड हो गया जब कोडिंग हमने स्कूल में पढ़ानी बंद कर दी। एक टाइम ऐसा था, मतलब मैं एक कंप्यूटर साइंस टीचर रही हूँ और 1988 से पढ़ा रही हूँ और 1986 में सीबीएसई जो है कंप्यूटर साइंस लेके आया था। तो हमने तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैंने टेक्नोलॉजी में इतना सारा चेंज देखा, पर पिछले 10-12 सालों से डॉक्टर ज्योति और प्रोफेसर दिव्या, आप दोनों से एक सवाल है मेरा। टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर पेरेंट्स की कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई, कहीं साइड इफेक्ट्स की बात हुई तो बेनिफिट्स की भी बात हुई। आपके अनुसार ही दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले डॉक्टर ज्योति। ऑनलाइन क्लासेस के लिए देखिए, गवर्नमेंट ने हमें कोई मैंडेट नहीं दिया था। स्कूल्स जैसे ही बंद हुए, जैसे ही अप्रैल में, मतलब मार्च में बंद हुए थे, तो एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। अप्रैल में नया सत्र, जितने भी प्राइवेट स्कूल थे, अच्छे स्कूल थे, उन्होंने इमीडिएटली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट था या गूगल था, ये जितनी कंपनी, जूम था,
ये सारी कंपनीज ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे के फटाफट एकदम से क्लासेस ज्वाइन करवाई। तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई, स्क्रीन टाइम के ऊपर डिबेट भी हुआ, पर मैं ये कहूंगी कि टीचर्स ने अपने कंफर्ट लेवल को ना देखते हुए, उस वक्त लॉकडाउन में उनके सारे परिवार भी थे घर पे, और इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बच्चों हमने के आज ज्ञान को रिजल्ट बढ़ाने को में नहीं कितना दिया कारगर होता। साबित हुई है, कम शब्दों में जवाब चाहेंगे। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद ये 0 ईयर हो ठीक है, गया प्रोफेसर होता। मैं दिव्या। ये नहीं कहूंगी कि लर्निंग ठीक है। गैप नहीं है, लर्निंग गैप है, पर टेक्नोलॉजी ने बहुत बहुत ज्यादा साथ दिया ठीक है। है, प्रोफेसर दिव्या से जानेंगे, यही चीज आपसे भी पूछना चाहेंगे प्रोफेसर दिव्या। देखो, हर एक चीज की एक कॉस्ट होती है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है तो उनसे बहुत कुछ लिया भी है। अगर मैं कहूँ कि हमारा पीस ऑफ माइंड गया है तो इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे 24 घंटे मोबाइल के अंदर है। कहीं ना कहीं वो उन पे नेगेटिव इफेक्ट तो डाल रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे को घर के बाहर खेलना चाहिए था वो अब सारे दिन फोन के साथ रहे, तो ये कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है। पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नहीं था तो हमने ये अडेप्ट किया। और बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि टीचर्स के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि बेचारे वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एक हिंदी के टीचर के लिए ऑनलाइन पढ़ाना मुझे लगता है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास तो फॉन्ट भी नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत जरूरी वो था, मुश्किल था। तो किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, ये अपने आप में एक रिमार्केबल है हम सबके लिए। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी इसके साथ कोशिश कर रहे हैं चलने की, पर एक कॉस्ट तो है कि हम बहुत कुछ इसके साथ गवा भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखना चाहें कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में, ज्ञान को आगे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित हुई है, तो उसका जवाब आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, टेक्नोलॉजी काफी, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर ये स्काइप नहीं होता या हमारी वेबिनार्स नहीं होती तो हम शायद कुछ भी नहीं कर पाते। 0 ईयर की तरह एजुकेशन को लिया जाता। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत साथ दिया है हम लोगों का, और हमें लगता है कि इसको आगे भी बढ़ा, मतलब एक ट्रेडिशनल टीचिंग से हम लोग एक डिजिटलाइजेशन पे आए हैं, तो ये हाइब्रिड मॉडल काफी हद तक काफी कन्वीनियंट है हम सबके लिए। डॉक्टर ज्योति, अगर हम छात्रों की बात कर रहे हैं तो जैसे शुरुआत में ही हमने बात की थी, 5000 के करीब का आंकड़ा बताया जा रहा है जिनको एडमिशन को लेकर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं उन बच्चों में उत्साह की, कई बच्चों का ये कहना कि जो रिजल्ट्स आए उनसे हमें संतुष्टि नहीं है, तो वो जो रिजल्ट्स हैं उनको संतुष्टि नहीं दे पाए हैं। उसका विकल्प है, बच्चे एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में एग्जाम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी निकल आएंगे। पर मेरा मानना ये है कि जो फॉर्मूला बनाया था सीबीएसई ने, बाय एंड लार्ज सब बच्चे सेटिस्फाइड रहेंगे। और ये तो हमेशा से ही होता है। 95% आने के बाद भी, 94% आने के बाद भी खुशी नहीं होती है, मिठाई नहीं बांटी जाती है घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे मतलब का, हमारे चॉइस का कॉलेज या कोर्स हमको नहीं मिलेगा और हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये आज की कहानी नहीं है, शायद इसको इस बारी हाईलाइट ज्यादा किया जा रहा है। ये तो हमेशा से होता है और हम अपने स्कूल में देखते हैं, जिसको 95 मिला है वो 96 की उम्मीद करता है, जिसको 96 मिला है वो 98 की उम्मीद करता है। ठीक है डॉक्टर ज्योति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर दिव्या आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से रिजल्ट्स घोषित किए गए और उसके बाद बच्चों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और किस तरीके से मेरिट लिस्ट सामने आएगी। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी खास पेशकश में इसके साथ इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।